हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 24 और 25 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की डेली पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो आप वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है। हिंदी में इसी को उपग्रह बोलते हैं। तो जिन लोगों ने भी गैनीमेड आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। और ये जो गैनीमेड है ये किसकी सैटेलाइट है? तो ये जुपिटर की सैटेलाइट है। अब देखिए, इसी में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो अब आपको पता ही है गैनीमेड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा? गैनीमेड। तो गैनीमेड केवल जुपिटर की ही सबसे बड़ी सैटेलाइट नहीं है, एंटायर सोलर सिस्टम की भी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, तो ये है टाइटन। और ये जो डेमोस और फोबोस हैं ये दोनों सैटेलाइट हैं मार्स की, मंगल ग्रह की। ठीक है, और मंगल ग्रह की टोटल दो ही सैटेलाइट है और दो आपके सामने लिखी हुई हैं, डेमोस और फोबोस। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरी स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बैंक हो या फिर स्टैटिक जीके की थेरी बुक हो, इन सभी किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं स्पेशल डिस्काउंट के साथ। किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरी ये जो बुक्स हैं इनको आप सभी का बहुत प्रेम मिला हुआ है। सारे स्टेट्स में ये अवेलेबल हैं। आप किसी भी राज्य या फिर यूटी से बिलोंग करते हो, आपके घर आसानी से अमेजोन से ये किताब पहुंच जाएगी। स्टैटिक जीके का मतलब सारी समस्याएं खत्म। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन बैंक एक मैंने और लॉन्च करी है जिसमें करीब 9000 क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के एसएससी के। इस किताब की खास बात यह है, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं उसमें कौन कौन से ईयर में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब कुछ मैंने सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहले कल के मतलब 24 मार्च के कवर करते हैं, उसके बाद आज के कवर करेंगे। हाल ही में यूपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यूपीएससी जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं अनुज कुमार सिंह, और इनको अगले 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अनुज कुमार सिंह बेसिकली इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अधिकारी हैं, लेकिन अब इनका ट्रांसफर यूपीएससी में कर दिया गया है। तो जब आईएएस अधिकारी सीनियर हो जाते हैं तो फिर उनका अलग अलग विभागों में भी ट्रांसफर किया जाने लगता है। बाय द वे, यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका काम है हर साल भारत की टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सभी के एग्जाम्स को कंडक्ट करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी की नियुक्ति करना, ये इनका मेन उद्देश्य है। और यूपीएससी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 में प्रावधान है। अभी हाल ही में ये कौन है जो कि आईएफसीआई के अगले 3 सालों के लिए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं राहुल भावे। कौन है? राहुल भावे। और आईएफसीआई का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1948 में ही कर दी गई थी। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे भारत भर के जितने भी फाइनेंस से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को डेवलप करने का काम करता है। अब देखिए, फाइनेंस से जुड़े हुए कौन कौन से हैं? सेबी भी इसी के अंतर्गत आ जाता है जो कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी के अंतर आ जाता है जो कि फाइनेंस को रेगुलेट करता है। साथ में आपका एडाई आ जाता है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा मॉनिटर और कंट्रोल करता है। इसी में आपका नाबार्ड भी आ जाता है जो कि रूरल डेवलपमेंट देखता है। तो ये सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, आईएफसीआई के अंतर्गत। अब इसके नए एमडी और सीईओ होंगे राहुल भावे। हाल ही में विश्व जल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 2025 की इसकी थीम रही ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, और मेन उद्देश्य क्या है ये थीम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर हम अपने ग्लेशियर्स को बचा कर रखेंगे, ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं? पहाड़ों में ऊपर जमी हुई जो बर्फ है, यही जब पिघलती है तो नीचे नीचे ये नदियों के फॉर्म में आकर बहती है और इसी से हमारे खेतों को पानी मिलता है और हमें पीने के लिए पानी मिलता है। अगर ये ग्लेशियर्स की नहीं रहेंगे तो वाटर भी नहीं रहेगा, और वाटर नहीं रहेगा तो ना ही ये फॉरेस्ट रहेंगे, ना ही जंगल रहेंगे और ना ही हम रह पाएंगे। तो यही है इसका मेन उद्देश्य
कि अगर हम ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करेंगे तो ही हमारा जीवन है। इवन मैं आपको बताऊं, जब मैं यूरोप घूम के आया हूं तो मैंने यूरोप में कई कंट्रीज में देखा कि वहां पर पूरे पूरे ग्लेशियर्स को वो बचा कर रख रहे हैं। और कैसे, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं, तो पहाड़ों के ऊपर जहां पर भी बर्फ जमी हुई है उसके ऊपर वो नमक की चादर पूरी चढ़ा देते हैं, मतलब नमक से उसको ढक देते हैं जिससे कि बर्फ पिघलने ना पाए। और इवन उसको भी एक्स्ट्रा लेयर देते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्लास्टिक की शीट्स भी उन्होंने ऊपर डाली हुई हैं। इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज आज की डेट में अपने ग्लेशियर्स को बचा रहे हैं। तो हमें भी इस तरीके की पहल करनी चाहिए भारत की हिमालयन माउंटेन रेंजेस में। हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसने एक नई एफडी लॉन्च करी है जिसका नाम है एम्बेसी एफडी। तो इसको लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नाम से जैसा कि आपको समझ आ रहा है, एम्बेसी एफडी, एम्बेसीज में कौन होते हैं? एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो राजदूत होते हैं। तो ये जो एफडी प्रोडक्ट है इसको एचडीएफसी बैंक ने उन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया है जो कि डिप्लोमेट्स हैं। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। साथ में एक और इसकी खास बात है कि आप इसे प्री मैच्योर टाइम पर भी पूरा पैसा अपना निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर आप एक आम आदमी हैं, आपने मान लीजिए 100 रुपए की एफडी कराई, ठीक है, और आपने 5 साल के लिए एफडी कराई मान लीजिए। अब आप इसे चौथे साल में अगर निकालते हैं तो आपका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, पैसा कट के मिलेगा। लेकिन क्या है इस एफडी में कि आप प्री मैच्योर टाइम पे कभी भी निकाल सकते हैं, आपका पूरा पैसा आपको मिलेगा। तो भारत में जितनी भी एम्बेसीज हैं दूसरे देशों की, चाहे वो अमेरिका की एम्बेसी हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, नॉर्वे हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी एम्बेसी हो, हर एक एम्बेसी में जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक स्पेशल एफडी ऑफर कर रहा है एचडीएफसी बैंक। अब इसमें देखिए एक कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना होगा वो सब डॉलर की फॉर्म में करना होगा, रुपए में इसमें नहीं होगा एफडी इन्वेस्टमेंट। सेकेंड कंडीशन यह है कि मिनिमम $5,000 से शुरुआत होगी एफडी की। तो $5,000 का मतलब आज के रुपए के रेट के आधार पर हो गया करीब 4,20,000 रुपए से मिनिमम स्टार्टिंग होगी। अब अगर टेन्योर की बात करें तो इसमें 1 महीने के लिए भी आप खोल सकते हैं एफडी। इसके अलावा 3 महीने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप फिर 6 महीने की खोल सकते हैं, और मैक्सिमम 1 साल के लिए आप अपनी एफडी इसमें खोल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, $5,000 के आगे अगर आपको अमाउंट बढ़ाना है तो आप एक $1,000 के ही फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। मतलब 5,000 के आगे आप 5,500 नहीं कर सकते, सीधे 6,000 कर सकते हैं, फिर 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, ये प्रोडक्ट साफ तरीके से दिखा रहा है कि किस तरीके से भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। यही कारण है कि हमारे बैंक्स डॉलर में इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पर चाह रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। हाल ही में ये कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है और इसे पहली बार शामली मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी किया गया है? तो यह है जैगरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुड़, ठीक है। और यह मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? बिहार में मुजफ्फरपुर है, ठीक है। मुजफ्फरनगर कहाँ पर है? ये वेस्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वेस्ट यूपी में मेरठ के और भी आप जग आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में गुड़ के कई सारे कारखाने हैं और बहुत पुराने अरसे से यहाँ के लोग गुड़ का व्यापार करते आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही मुजफ्फरनगर और शामली रीजन को जीआई टैग भी इसके लिए दिया गया है। और गुड़ में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। चीनी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो चीनी तो हर तरीके से हार्मफुल है, लेकिन गुड़ के कई सारे फायदे भी हैं। तो इसको जो एक्सपोर्ट किया गया है ये वाया कोलकाता किया गया है। पहले कोलकाता ले जाया गया और उसके बाद वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया। और एक और बात आप ध्यान रखें, कभी कभी आपसे अमाउंट भी पूछ देता है। तो ये जो इसका जो वज़न है ये किया गया है 30 मीट्रिक टन। कितना? 30 मीट्रिक टन, मतलब अगर केजी में बात करें तो 30,000 किलो होता है गुड़, जितना एक्सपोर्ट किया गया है। भारत का यह कौन सा राज्य है जिसने पहली बार एंथूरियम फ्लावर्स को सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया है? एंथूरियम एक फूलों की प्रजाति है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये एंथूरियम फूल है। सजावट के लिए भी यूज़ किया जाता है और भी कई सारे इसके फायदे होते हैं। तो ये जो फूल है इसकी खेती मिजोरम में बहुत ही ज़ोर शोर से होती है। मिजोरम की जो जनजातियां हैं वो भी इसको बड़े लेवल पर उगाती हैं। तो पहली बार मिजोरम के थ्रू एंथूरियम फ्लावर्स सिंगापुर में भेजे गए। और ये जो एंथूरियम फ्लावर्स हैं ये 1024 फ्लावर्स भेजे गए हैं, जिनका वजन था
टोटल 70 केजी, और इनको 50 बॉक्सेस में करके बहुत ही तरीके से भेजा गया है। ये फूल काफ़ी महंगे बिकते हैं और सिंगापुर में फूलों से जुड़े हुए कई सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इस वजह से सिंगापुर में एंथोरियम फ्लावर्स की बहुत सारी डिमांड है। तो पहली बार इसकी शुरुआत करी गई है। अब पता लगेगा कि अगर सिंगापुर में इनकी डिमांड और बढ़ती है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा व्यापार का बाजार बन सकता है। सिंगापुर में इस टाइम पर मिजोरम में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। और गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह इस टाइम पर मिजोरम में। हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आईआईटी दिल्ली के साथ पैक्ट साइन किया है? और ये आईआईटी दिल्ली की मदद से एक एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च करेंगे जो कि आने वाले समय में मौसम की जानकारी पहले से ही दे देगा। तो ये है सी डॉट। क्या है? सी डॉट। और सी डॉट इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक ऐसा एआई चैटबॉट रोबोट बनाने वाले हैं जो कि पहले से ही मौसम की जानकारी देगा, और अगर आप रियल टाइम में इससे कोई सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इससे पूछेंगे कि आज कितने डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो ये आपको बता देगा। साथ में आप इससे पूछ सकते हैं क्या परसों बारिश की संभावना है यहाँ पर, तो ये आपको उसी तरीके से आंसर देगा कि हाँ भाई बारिश की इतने प्रतिशत संभावना है, वो भी सुबह है, दोपहर में नहीं है, रात में नहीं है। इस तरीके से पूरा रिस्पॉन्स करेगा। सी डॉट की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पर राजकुमार उपाध्याय। कौन है? राजकुमार उपाध्याय। किसके द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 लॉन्च किया गया है हरियाणा में? तो इसको लॉन्च किया गया है सी आर पाटिल के द्वारा। सी आर पाटिल यूनियन मिनिस्टर हैं और इन्हीं के द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जल शक्ति अभियान कैच द रेन को लॉन्च किया गया है। नाम से ही आपको समझ आ रहा है इस बार जो बारिश का सीजन आने वाला है, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में हर एक किसान को इस प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बारिश के पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं। बारिश के पानी को बचाने के लिए पहले से ही हमें अपना ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करना होगा। कई सारे लोग अपनी छतों में इस तरीके की व्यवस्था कर लेते हैं कि उनकी जो टेरेस होती है वहाँ पर पानी अपने आप आकर रुक जाता है और उसके बाद वो धीमे से एक पाइप के जरिए उसको नीचे उतार लेते हैं और सिक्योर कर लेते हैं। कई सारे लोगों ने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है और कई सारे गाँवों में भारत के इस तरीके के मैन मेड बड़े बड़े तालाब भी बनाए गए हैं जिसमें वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद ऑफ सीजन में खेती बाड़ी के काम आता है पूरा पानी। तो यह है इसका मेन उद्देश्य, पानी को बचाना। और हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। इस टाइम पर बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, चैनल है एसएससी टेक्स्ट बुक, वहाँ पर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ 50 डेज का एसएससी सीजीएल प्री का क्रैश कोर्स, और ये इन 50 दिनों में से 22 दिन की क्लासेस हो भी चुकी हैं। डेली सुबह मंडे से लेकर सैटरडे तक ये क्लास 10 बजे होती है। तो एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर सुबह 10 बजे मेरे से आज जुड़ना मत भूलिएगा। आज फिर जीएस के वहाँ पर एमसीक्यूज मैं आपके कवर कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये डेली हो रही है। एट द एंड पे जाकर जब आप सोचेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1000 कर लें, 500 कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो हर बार वाली गलती इस बार आपको नहीं करनी है। इस टाइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए क्रैश कोर्स चला रहा हूं, आप इसे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बस समय का ध्यान रखिएगा। ये कौन सी कोयले की पीएसयू कंपनी है जिसके द्वारा एक सीएसआर स्कीम जिसका नाम है एसईसीएल के सुश्रुत, इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है इसको भारत सरकार के डीबीटी पोर्टल में पहली बार लिस्ट किया गया है। तो देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिए डीबीटी का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, अब डीबीटी पोर्टल के अंदर जो भी स्कीमें लॉन्च करी जाती हैं या लिस्ट करी जाती है, उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके अकाउंट में भारत सरकार डायरेक्ट पैसा भेजती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये जो एसईसीएल के सुश्रुत नाम की योजना है, ये है एसईसीएल की, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। अब ये जो कोयले की भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस योजना को शुरू किया था पिछले साल। इसका मेन उद्देश्य यह है कि ये अब से हर साल पूरे भारत से 40 ऐसे स्टूडेंट्स टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे जिनके पास पैसे का अभाव है लेकिन वो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं।
तो ऐसे 40 स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका जितना भी खर्चा होगा वो पूरा ये उठाएंगे कोचिंग का, और जो भी पैसा होगा उनकी फीस का वो सब उनके अकाउंट में, जनधन योजना वाले अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो पुराने जमाने में जो प्राचीन काल में भारत के चिकित्सक थे सबसे बड़े, उनका नाम था सुश्रुत, और उन्होंने ही किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता। इसी वजह से इस योजना का नाम दिया गया है SCCL के सुश्रुत। ओके। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया है? यह इस बार इसका चौथा संस्करण था। तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ये जो पैक्ट है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर है। मतलब पूरा यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध है ये पानी के रास्ते से जहाज़ों के थ्रू होते हैं। तो ये जो वाटर रूट्स हैं ये कैसे डिसाइड होंगे आगे के लिए, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी कस्टम ड्यूटीज़ लगेंगी, ये सारी इस सिक्योरिटी डायलॉग में कंसीडर करी गई हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेड क्वार्टर है ब्रसल्स। क्या है? ब्रसल्स। और ब्रसल्स जो है ये बेल्जियम की कैपिटल भी है। इस टाइम पर यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट 2025 जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया है, इसका विमेंस टाइटल किसने जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है अनाहत सिंह। इस बार का PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट का विमेंस टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिया है, और फाइनल में इन्होंने आकांक्षा सालुंके को हराया है। किसको? आकांक्षा सालुंके। और पिछले 4 बार के टाइटल में 3 बार अनाहत सिंह जो हैं इनका सामना आकांक्षा से हुआ है फाइनल में, और 4 बार इनका सामना हुआ है आकांक्षा से, जिसमें से 3 बार इन्होंने टाइटल अपने नाम किया है और 1 बार आकांक्षा जीती है। तो फिलहाल आप इस बार का ध्यान रखिए, जो चेन्नई में हुआ ये अनाहत सिंह ने जीत लिया है। अब अगर पुरुष वर्ग की बात करें मेंस कैटेगरी में, तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है वीर चोटरानी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीर चोटरानी। इन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी मेलवी को हराया है। किसको? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा इसके लिए पहली ऐसी कौन सी टीम है जो कि क्वालिफाई कर गई है? तो ये पहली टीम बन गई है जापान, जिसने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप साल 2022 में हुआ था, और जिसको कौन सी टीम ने जीता था क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? चलिए मैं ही बता देता हूँ। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर फाइनल में जीता था। अब जो अगला वर्ल्ड कप है 2026 का, ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये नॉर्थ अमेरिका में खेला जाएगा, और नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे 3 देश आते हैं तीनों में मिलजुल कर इसको कंडक्ट किया जाएगा। मतलब ऊपर वाला देश कनाडा में कुछ मैचेस होंगे, अमेरिका है इसके नीचे, यहाँ पर भी कुछ मैचेस होंगे, और फिर उसके नीचे है मैक्सिको। तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, होस्ट कंट्री बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा जाता है। अब आज के करंट अफेयर कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक पर हम लोग GSP 3.0 प्रोग्राम चला रहे हैं। GSP का मतलब है यहाँ पर गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। अगर आप इस बैच में हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका पूरी फीस जो है ये रिफंड हो जाती है। GSP 2.0 जो था, इसमें जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था उससे ही अभी कई सारे टॉपर निकले हुए हैं। आपने मेरा पॉडकास्ट भी देखा है, साथ में कई सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, और कई सारे हमने वेबिनार्स भी अभी किए हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग टॉप 100 में चाहे CGL हो चाहे CHSL हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच से निकले हुए हैं। तो इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर SSC टेक्स्ट बुक ऐप में भी जाके आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए तो आप मेरा डिस्काउंट कोड सुल्तान लगा सकते हैं। इवन टेक्स्ट बुक के किसी भी बैच में आप सुल्तान कोड का यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस साल का CPO दे रहे हैं या CHSL दे रहे हैं तो भी सेम कहानी रहेगी, बस यहाँ पर भी 100% आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन कब? अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है प्रोसीजर। एक ही बार में इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। CHSL का भी लाइव बैच इस टाइम पर चल रहा है, Tier 1 और Tier 2 के पूरे एग्जाम को कंप्लीट करते हुए। CPO का जो है ये आप 1 टाइम बैच अवेल कर सकते हैं, जिसमें 7,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस नोट्स हैं। आपको तो पता ही है, टेक्स्ट बुक से अच्छे मॉक पूरे भारत भर में किसी के नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ।
अभी हाल ही में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल नाम का इनिशिएटिव जो है, ये पूरे भारत भर में इसकी शुरुआत लखनऊ से करी गई है। किसके द्वारा? तो ये हैं मनसुख मांडवीय। मनसुख मांडवीय पहले भारत के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, इस टाइम पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी है, और ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया है फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल नाम का इनिशिएटिव। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर संडे को भारत सरकार की तरफ से भारत की अलग अलग लोकेशंस में साइकिलिंग की प्रतियोगिता आयोजित करी जाएगी। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 4200 से ज़्यादा जगहों पर इस कैंपेन को लॉन्च किया जा चुका है। और इसका मेन उद्देश्य यह है कि आज की डेट में जो मोटापा है वो यूथ के अंदर जनरली देखने को मिल रहा है। आज से 15 या 20 साल पहले का अगर लाइफ स्टाइल देखें तो हमारे देश में मोटापा बहुत कम हुआ करता था, ये आंकड़े कहते हैं सरकार के। लेकिन आज की डेट में मोटापा बहुत ही जनरल फॉर्म में देखने को मिलता है। उसका सीधा सा मेन रीज़न ये है कि पहले फैंसी फूड प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे फैंसी फूड्स आ गए हैं, जैसे कि मोमोज हो गया, मैगी हो गया, इन सब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। चीज़ हर एक चीज़ में आपको मिल जाएगा, बाज़ार की कोई भी चीज़ हो उसके अंदर चीज़ ज़रूर पड़ी हुई मिलेगी। बटर वगैरह हो गया, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ओबेसिटी आ रही है। तो मोटापे को रोकथाम करने के लिए और साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत करी गई है व्यापारियों के लिए, मतलब ट्रेडर्स के लिए? तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। अब देखिए वन टाइम सेटलमेंट है क्या? ऐसे व्यापारी जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं जमा किया है, पुराने कई समय से उनका टैक्स बकाया है, ठीक है, तो उनके लिए एक आखिरी मौका दिया गया है वन टाइम सेटलमेंट योजना में। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए इसमें 3 स्लैब्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी? पहली स्लैब है 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की स्लैब, ठीक है, मतलब जिनका 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का बकाया हो टैक्स। दूसरी स्लैब में वो लोग आएंगे जिनका 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के बीच में कहीं पर भी फिगर हो सकता है अगर उनका पैसा बकाया हो टैक्स का। और तीसरे स्लैब में वो आएंगे जिनका टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा अभी तक बकाया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्लैब में अंतर्गत आते हैं और आप हरियाणा के व्यापारी हैं तो आपको सरकार की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत ये मौका दिया जाएगा कि आप एक ही बार में पूरा पैसा जमा कर दीजिए और इसमें आपको छूट दी जाएगी। अब देखिए ऐसे काम होता है, जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए तक 10 लाख रुपए का अभी आपका टैक्स बकाया है, आपने ये टैक्स नहीं चुकाया है अभी तक, तो गवर्नमेंट क्या इसमें आपको बोलती है? गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई एक काम करो, आप 6.5 लाख रुपए दे दो और 6.5 लाख में आपका पूरा केस रफा दफा हो जाएगा। मतलब हम आपको बाकी के जितने भी पैसे हैं उसकी छूट दे देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको बकाया पैसा ये जो 6.5 लाख है ये आपको एक ही बार में देना होगा। इसीलिए इसका नाम है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, ठीक है। तो इसमें छूट दी जाती है, लेकिन जो बकाया आपको देना होता है वो एक ही बार में देना होता है, फिर आप उसके लिए टाइम नहीं ले सकते हो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो ये दिवस 23 मार्च को, परसों के दिन मनाया गया है। इस बार 2025 की थीम रही क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो मेट्रोलॉजिकल हमारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, मौसम विज्ञान जो विभाग है, ये क्या करता है, ये मौसम की जानकारी देता है, साथ में पहले से ही नज़र भी रखता है मौसम में, ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ से साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ के लोगों को डूबने से बचाया जा सके, पहले ही उन जगह को खाली करा दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे हर एक देश के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं वो और ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकें। ये कौन सा शहर है जहां पर हाल ही में तवी फिल्मोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और इसका उद्घाटन वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई फिल्म्स को बढ़ावा देने के लिए ये तवी फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तवी जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। वहाँ के लिए एक ट्रेन भी चलती है, जम्मू तवी एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए भी जाती है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि वहाँ के जो यूथ है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है, वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उन सभी को प्रमोट करना है इसका मेन उद्देश्य। और इस बार का जो फिल्मोत्सव है इसमें 40 शॉर्ट फिल्म्स ऐसी दिखाई जाएंगी जो कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं।
और कौन इसमें जीतेगा उसका फैसला टॉप ज्यूरी मेंबर्स करेंगे और साथ में उनके लिए कैश प्राइसेस भी रखे गए हैं। अच्छा, जम्मू के आपसे नेशनल पार्क कई बार पूछ देता है, तो जम्मू में कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क आते हैं? पहला आप ध्यान रखना, हेमीज नेशनल पार्क, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एक यहाँ पर नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, सारे ही इसके इंपॉर्टेंट है। एक है सलीम अली नेशनल पार्क, इसी तरीके से एक यहाँ पर नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं दचिगाम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखें। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जॉर्ज फोरमैन। 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर थे और बेसिकली ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। और आपको बता दूं, ये 19 साल की उम्र में 1968 में मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे उसमें ये हैवी वेट चैंपियन बने थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी ये रह चुके हैं। तो अपने पूरे करियर में ये एक बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और 2 बार हैवी वेट चैंपियन भी रह चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, 1974 में इनका आमना सामना मोहम्मद अली से भी हुआ था, हालांकि मोहम्मद अली से हार गए थे। हाल ही में ये कौन है जो कि नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट करी गई हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है नेतुम्बो नैंडी दित्वा। क्या नाम है? नेतुम्बो नैंडी दैत्वा। और इनकी उम्र है 72 साल। और आज तक नामीबिया के इतिहास में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। अब पहली महिला प्रेसिडेंट नामीबिया को मिल गई हैं दैत्वात के रूप में। और इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी तक यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था नांगोलो बुम्बा। ठीक है, नांगोलो बुम्बा। और इनकी उम्र काफ़ी हो गई है, 83 साल इनकी उम्र हो गई है। तो बुम्बा जो हैं, बुम्बा ने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया है, मतलब पॉलिटिक्स से खुद ही इन्होंने स्टेप डाउन हो गए हैं और दैत्वा को ये पोस्ट दे दी है। नामीबिया की कैपिटल जानते हैं क्या है? इसको बोलते हैं विंडहोक। क्या बोलते हैं? विंडहोक। और कुछ टाइम पहले भारत सरकार कई सारे चीते लेकर आई थी, तो वो पता है ना, नामीबिया से ही आए थे भारत में चीते। हाल ही में एडई के द्वारा इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में कितने नए मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं? तो टोटल इस टाइम पर 5 नए मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं एडई के द्वारा इनकी इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में। और एडई का फुल फॉर्म क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पूरे भारत भर में जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो, हर एक इंश्योरेंस के लिए एडई ही मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करती है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एडई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, जैसे सेबी स्टॉक मार्केट के लिए है ना, वैसे ही एडई इंश्योरेंस के क्षेत्र में सारे फैसले लेती है और सारे इन्हीं के नियम के आधार पर इंश्योरेंस सेक्टर चलता है। एडई की स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और इस टाइम पर एडई के चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देबाशीष पांडा। ये कौन है जिनको इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेजेस के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं अशोक सिंह ठाकुर। अब से नए चेयरपर्सन होंगे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेजेस के। अगले 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये जो इंटैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे भारत भर में हमारे जो हेरिटेजेस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने का काम करती है। अब भारत के धरोहर क्या क्या हो गए, जैसे कि भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब भारत की धरोहर हैं। इसके अलावा मुगल काल में बनी हुई जो विरासतें हैं वो सब भी भारत की धरोहर हैं। और जैसे कि ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गई, या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी हौज खास वगैरह जो बने हुए हैं, ये सब भी भारत की धरोहर है। तो अल्टीमेटली हमारे जो हेरिटेजेस हैं भारत के अंदर, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एक कंपनी है जिसका नाम है एडेलवेस आर्क कंपनी। काफ़ी न्यूज़ में कई बार कंपनी रहती है और बड़ी कंपनी है। तो एडेलवेस आर्क जो है, इसके इंटर्म एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं मैथिली बाला सुब्रमण्यम। अब से नए एमडी और सीईओ इसके होंगे। एडेलवेस आर्क जो कंपनी है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। मतलब भारत सरकार की जो भी इमारतें पुरानी हो जाती हैं,
ठीक है, तो उन्हें दोबारा से उनका जीर्णोद्धार करने वाली ये कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुंबई पुलिस का जो मुख्यालय है, तो वो शायद आपने डायरेक्ट ना देखा हो, बट मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। तो मान लीजिए कल को ये जो मुख्यालय की बिल्डिंग है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की, ये मान लीजिए काफ़ी बुरी हो जाती है, मान लीजिए जर्जर हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में सरकार की तरफ से एडेलविस जैसी कंपनीज जो होती हैं जो कि रिकंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, इनको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं जस्टिस हरीश टंडन। अब से नए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यही होंगे। और आपको बता दूं, अभी जो 19 जनवरी बीता है ना, 19 जनवरी 2025 को, तो उस टाइम पर चीफ जस्टिस उड़ीसा हाईकोर्ट के थे चक्रधारी शरण सिंह। तो 19 जनवरी को रिटायर हो गए। तो जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद परमानेंट चीफ जस्टिस जब तक नहीं आ जाते तब तक के लिए इंटम चीफ जस्टिस या फिर आप बोल सकते हो एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अरिंदम सिन्हा अभी तक सर्व कर रहे थे। तो हरीश टंडन ने अरिंदम सिन्हा से पदभार ये ग्रहण किया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में किसी भी जज का ट्रांसफर कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 222 में इसका प्रावधान है। 222 ये बताता है कि किसी भी हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर दूसरे हाईकोर्ट में हो सकता है। यह कौन सा शहर है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यह कौन सी विधानसभा है जो कि पूरे देश की 28वीं विधानसभा बन गई है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया है? तो यह है दिल्ली की विधानसभा। अब देखिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह जहां पर भी अप्लाई किया जाता है तो उस राज्य की जो भी विधानसभा है, उस विधानसभा के जितने भी सेशन होते हैं उनको घर बैठे आप आसानी से देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में। इतना ही नहीं, जैसे कि कोई एमपी तो जाएंगे नहीं, एमपी तो पार्लियामेंट में जाएंगे। मान लीजिए कोई एमएलए है, एमएलए आज अगर यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, और वो पार्ट भी लेना चाहते हैं तो वो इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू घर बैठे भी पार्ट ले सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे होता है और आम जनता भी इसे देख पाएगी। तो अभी तक भारत के 27 विधानसभाओं में ऐसा हो चुका था, बट अब 28वीं बन गई है दिल्ली। दिल्ली में नई सरकार बीजेपी की आई है, ये तो आपको पता ही है, और रेखा गुप्ता इस टाइम पर दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। और विनोद कुमार शुक्ला जी को इनको हिंदी लिटरेचर के लिए इनके सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। इनके जो लेख हैं उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि एक है खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, ये इनकी किताब है, ये बहुत ही फेमस है। एक है नौकर की कमीज, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी बच्चों के लिए भी इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। तो इनको इससे पहले रज़ा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। साहित्य अकेडमी के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो ध्यान रखें, इसके साथ 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अगर आपसे पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसके साथ 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो ये थे दोनों दिन के करंट अफेयर। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, घेंगा रोग इनमें से किसकी कमी से होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए फटाफट से। जीएसपी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जीएसपी बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। डिस्काउंट कोड का ध्यान रखिए, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट आप चाहते हैं। पहले से वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सुल्तान कोड लगाते ही एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।